हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एकांकी संजय की तीसरी कहानी पर जाएंगे, मातृभूमि का मान, जिसके एकांकीकार है हरिकृष्ण प्रेमी। यह एक ऐतिहासिक कहानी है। इसमें हरिकृष्ण जी ने हम देशवासियों को अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया है। साथ ही हमें यह बताने का प्रयास किया है कि हमें मातृभूमि के सम्मान के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे कि बच्चों, इस एकांकी में हम देखते हैं राजपूतों की मातृभूमि के प्रति निष्ठा, उनकी वीरता, शौर्य और अपनी मातृभूमि के सम्मान के लिए अपने प्राणों की बलि देने में भी वो जरा भी नहीं सोचते। सर्वप्रथम इसके पात्र परिचय पर जाते हैं। इसके पात्र है बच्चों, ये जैसे मैंने कहा एक ऐतिहासिक एकांकी है जिसमें दो शासक बताए गए हैं। चित्तौड़ के, राजस्थान में जो चित्तौड़ है उसके दो शासक है, महाराणा लाखा और दूसरे है राव हेमू। तो महाराणा लाखा की ओर जाएंगे बच्चों, ये मेवाड़ के शासक है। दूसरा इनका सिसोदिया वंश है, पराक्रमी, साहसी और सच्चे देशभक्त है। चित्तौड़ को एक शक्तिशाली केंद्र बनाना चाहते हैं। अभी जब मैं इसकी स्टोरी सुनाऊंगी तो इस पॉइंट का आपको मतलब समझ में आएगा बच्चों। और वीरों का सम्मान करना जानते हैं। महाराणा लाखा ये किसके है बच्चों? मेवाड़ के शासक है। वही दूसरी ओर राव हेमू, ये बूंदी के शासक है। बूंदी ये एक दूसरा प्रांत है, उसके शासक हैं। स्वाभिमानी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है उसमें उनमें, देशभक्त है, कुशल तथा निर्भीक शासक है, किसी से नहीं डरते। राजपूत जाति के प्रति गर्व है तथा बूंदी को किसी के अधीन देख नहीं सकते। अधीन मतलब क्या बच्चों? किसी की गुलामी करते हुए नहीं देख सकते। इस प्रकार के ये दो शासक हैं। अभी बच्चों ये बात दिमाग में मत लाइए कि यहाँ पे कोई विलन है या हीरो है, बिल्कुल नहीं। ये दोनों शासक अपना अपना शासन कर रहे हैं, अपने अपने प्राण को संभाल रहे हैं, किंतु उनकी जो मानसिकता है या फिर किसी बात को सोचने का जो इनका अपना अपना एक तरीका है, अपने अपने मत है, ठीक है ना, उसी के कारण इनका मतभेद हो जाता है। और किस प्रकार इस एकांकी में हम देखते हैं कि किस प्रकार के पात्र आ जाते हैं। अब ये अभय सिंह ये महाराणा लाखा के विश्वास पात्र सेनापति है। उनका स्वभाव कैसा है बच्चों? वो बुद्धिमान है, कर्तव्य परायण है और कुशल सेनापति है। वही वीर सिंह कौन है बच्चों? वीर सिंह हमारी एकांकी का सबसे मुख्य पात्र है। राष्ट्रीयता की भावना से वो ओतप्रोत, मतलब उसके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना हमें भरी हुई दिखाई देती है। इसका जन्म बूंदी में हुआ बच्चों, जन्म बूंदी में हुआ, लेकिन वो मेवाड़ की सेना का एक सैनिक है। अपनी मातृभूमि बूंदी के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी कर देता है। हमारी चौथी पात्र है बच्चों चारनी, पांचवी पात्र है चारनी। महाराणा लाखा के दरबार की एक गायिका है, साहसी, समझदार एवं बुद्धिमती स्त्री है। राजपूतों की एकता चाहती है और उसके लिए हर संभव प्रयास करती है। देखिए, ये सारे पात्र अपने अपनी जगह पर बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ पे मैंने केवल वीर सिंह लिखा है, लेकिन वीर सिंह के साथ उसके पहला साथी, दूसरा साथी, तीसरा साथी, ये तीनों साथी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, वो हमें जैसे जैसे दृश्य आगे जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। ठीक है, अभी हमेशा मैं पूरी एकांकी की स्टोरी सुनाती थी ना बच्चों, लेकिन इसमें मैं आपको सीन वाइज जाऊंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको हर एक सीन समझ में आएगा। ठीक है, अभी मातृभूमि का मान, इसमें बच्चों जैसे मैंने कहा कि ये जो पॉइंट है ना बच्चों, चित्तौड़ को महाराणा लाखा एक शक्तिशाली केंद्र बनाना चाहते हैं। उसके लिए इस अपने कार्य की पूर्ति के लिए महाराणा लाखा अभय सिंह को, अपने सेनापति को राव हेमू के पास भेजते हैं बूंदी। और कौन सा संदेश भेजते हैं बच्चों? अधीनता का संदेश लेकर भेजते हैं। कौन सा संदेश बच्चों? अधीनता। ये बात याद रखो बच्चों,
अधीनता। अभी इसके पीछे महाराणा लाखा की यह मंशा बिल्कुल भी नहीं है कि राव हेमू को वो गुलाम बनाना चाहते हैं या बूंदी तथा अन्य राजपूत प्रांतों को वो गुलाम बनाना चाहते हैं। वो परिस्थितियां बच्चों, वहां की उस वक्त की परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि सारे राजपूतों को एकत्रित आने की आवश्यकता थी, क्योंकि बार बार विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे और विदेशियों के आक्रमण से बचने के लिए एक राज्य के, एक केंद्र के नीचे आना महाराणा लाखा को अत्यंत आवश्यक लगा। इसीलिए महाराणा लाखा का मानना क्या था बच्चों, चित्तौड़ एक शक्तिशाली एक केंद्र बनेगा और उसके अंडर, उसके नीचे बाकी के राजपूत प्रांत होंगे और इन प्रांतों में एक बूंदी भी है। ओके, बूंदी भी राज्य होगा। मतलब क्या होगा कि एक रूल होगा और ये सारे राजपूत जो है, जो चित्तौड़ के या मेवाड़ के अधीन होंगे, वो चित्तौड़ का रूल मानेंगे या उनके नियम के अनुसार चलेंगे। लेकिन यही अधीनता का संदेश अभय सिंह कहाँ पे जाता है बच्चों, लेकर राव हेमू के पास जाता है। लेकिन राव हेमू को यह संदेश मान्य नहीं होता, स्वीकार नहीं होता, क्योंकि राव हेमू की मानसिकता अपनी जगह अलग है, महाराणा लाखा की मानसिकता अपनी जगह अलग है। राव हेमू का क्या मानना है बच्चों, भले ही हम अलग अलग है लेकिन अलग अलग रहकर भी हम महाराणाओं का आदर कर सकते हैं। जब अगर विदेशी आक्रमण करेंगे तो हम एकत्रित होकर विदेशियों का सामना करने के लिए तैयार है। लेकिन महाराणा लाखा ने अधीनता का संदेश भेजकर सारे राजपूतों की वीरता पर संदेह किया है और इसीलिए अभय सिंह जब राव हेमू को कहते हैं ना बच्चों कि हम राजपूतों को एक माला में गूंथने की आवश्यकता है और वह माला बनाने की ताकत अगर किसमें है तो वो महाराणा लाखा में। तब इसका जवाब अत्यंत सुंदर तरीके से बच्चों राव हेमू देते हैं कि राजपूतों की यह माला बनी हुई है, किंतु महाराणा लाखा ने अधीनता का संदेश भेजकर इस माला को तोड़ने का श्री गणेशा किया है। ऐसा बोलने का तात्पर्य क्या है बच्चों पता है, क्योंकि राव हेमू का क्या मानना है कि हम सब राजपूत एक माला के भांति, एक माला कैसे बच्चों, एक धागे में पिरोई होती है, अलग अलग मोती उसके एक धागे में होते हैं, उसी प्रकार हम राजपूत भले ही अलग अलग है लेकिन एक ही माला में पिरोए हुए मोती है। लेकिन महाराणा लाखा ने अधीनता का संदेश भेजकर सारे राजपूतों की वीरता, उनकी शौर्य पर क्या किया है बच्चों, संदेह किया है, क्योंकि महाराणा लाखा ने क्या बोला कि चित्तौड़ ही शक्ति का केंद्र बनेगा और उसके अंडर सब आएंगे, अधीन बाकी के राज्य होंगे। तो जाहिर सी बात है बाकी सारे राजपूतों के मन में क्या आएगा कि हम में क्या वो सामर्थ्य नहीं है, हमारा प्रांत भी तो शक्ति का केंद्र बन सकता है। और यही कारण है कि राव हेमू चाहते हैं कि बूंदी किसी के अधीन नहीं होगा। समझ में आया बच्चों, बूंदी किसी के अधीन नहीं होगा। इस प्रकार बच्चों महाराणा लाखा द्वारा भेजा गया अधीनता का संदेश राव हेमू स्वीकार नहीं करते। यह बात हमें पहले दृश्य में दिखाई देती है। इस प्रकार पहले हम रीडिंग करेंगे बच्चों पहले दृश्य के, ठीक है। चलो पहला दृश्य है चारनी तथा वीर सिंह के साथी। सॉरी मैं पात्र परिचय पर गई। पहला दृश्य, स्थान कौन सा है बच्चों, बूंदीगढ़। बूंदी के राव हेमू अपने कमरे में मेवाड़ के सेनापति अभय सिंह से बात कर रहे हैं। अभय सिंह क्या कहते हैं देखो, महाराव सिसोदिया वंश हाड़ाओं को आदर और स्नेह की दृष्टि से देखता है। अभी सिसोदिया वंश और हाड़ा मतलब समझ लो बच्चों, मेवाड़ के जितने भी निवासी है वो सिसोदिया वंश के कहलाते हैं और बूंदी के जो है वो हाड़ा वंश के कहलाते हैं, ठीक है। कुल वंश मतलब कुल, वो मेवाड़ के सारे सिसोदिया वंश के हैं और बूंदी के हाड़ा वंश के हैं।
तो अभय सिंह इसी प्रकार का वार्तालाप करते हैं कि सिसोदिया वंश अर्थात बच्चों मेवाड़ के लोग जो है वो बूंदी के हाड़ाओं को हमेशा आदर और सम्मान की या स्नेह मतलब प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। तो राव हेमू इस पर जवाब देते हैं बच्चों, तो फिर आप बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने की आज्ञा लेकर क्यों आए हैं? तो जाहिर सी बात है, यहाँ अंडरलाइन कर सकते हो बच्चों आप। तो ये महाराणा लाखा द्वारा भेजा गया संदेश है, इसीलिए मैंने वहां पे संदेश भी लिखा है, आप देख सकते हैं कि बूंदी को मेवाड़ की अधीनता स्वीकार करने का संदेश वो लेकर आए थे। आज्ञा मतलब ऑर्डर, मतलब संदेश लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन वो क्यों आए थे, इसके पीछे का कारण क्या है, ये अभय सिंह हमें यहाँ पे समझाते हैं। अभय सिंह क्या कहते हैं कि महाराव, हम राजपूतों को छिन्न भिन्न असंगठित शक्ति, मतलब क्या छिन्न भिन्न मतलब जो हमारी अलग अलग, जिसमें यूनिटी नहीं है, असंगठित मतलब जिसमें यूनिटी नहीं है, ये शक्ति विदेशियों का किस प्रकार सामना कर सकती है। इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। मतलब एक केंद्र के अधीन रखना मतलब समझ में आया बच्चों? मैं वापस बताना चाहूंगी बच्चों, चित्तौड़ एक केंद्र होगा और सारे प्रांत जो है चित्तौड़ के अंडर राज्य करेंगे। मतलब रूल किसका होगा? चित्तौड़ का होगा। और ये सारे जो है वो किसके नियम का पालन करेंगे? चित्तौड़ के। तो इसीलिए यहाँ पे ये बात बताई गई है या फिर कही गई है कि हम इस बात की अत्यंत आवश्यकता है कि हम अपनी शक्ति एक केंद्र के अधीन रखें। तो राव हेमू कहते हैं और वह केंद्र है चित्तौड़। तो अभय सिंह कहते हैं इसमें भी कोई संदेह है महाराव, मतलब इसमें भी कोई डाउट है? चित्तौड़ का गत मतलब गया हुआ या पिछला, गौरव फिर लौटा है। जो राजवंश पहले मेवाड़ के अधीन थे, अधीन मतलब उनके अंडर थे या उनके गुलाम थे, गुलाम ये शब्द बोलना यहाँ उचित ना होगा बच्चों, तो उनके नीचे या फिर उनके रूल्स का, नियमों का पालन करते थे। महाराणा लाखा चाहते हैं आज भी उसी तरह रहे। बूंदी राज्य भी सदा से मेवाड़ के आश्रित, अर्थात यहाँ पे अभय सिंह ये बोलना चाहते हैं कि बूंदी राज्य भी तो मेवाड़ पर हमेशा डिपेंडेंट रहा है, आश्रित रहा है। लेकिन आश्रित के बाद देखो आप डॉट 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 दिखोगे, इसका मतलब राव हेमू अभय सिंह को उनका वाक्य पूरा करने ही नहीं देते। उनका वाक्य या उनका संवाद बीच में ही काटते हुए वो क्रोधित होकर क्या कहते हैं, देखो, बूंदी राज्य सदा से मेवाड़ के आश्रित, यह तुम क्या कहते हो अभय सिंह जी? हाड़ा वंश किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करेगा, चाहे वह विदेशी शक्ति हो, चाहे वह मेवाड़ के महाराणा हो। मतलब हाड़ा वंश के लोग, उन्होंने हाड़ा वंश की एक बच्चों एक क्वालिटी बताई है कि हाड़ा वंश के लोग जो है वो किसी की गुलामी नहीं सहन करेगा, फिर वो विदेशी हो या हमारे महाराणा हो। पर इस पर अभय सिंह क्या कहते हैं बच्चों? महाराव आज राजपूतों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आगे के दोनों भी पैराग्राफ। महाराव आज राजपूतों को एक सूत्र में गूंथे जाने की बड़ी आवश्यकता है, और जो व्यक्ति यह माला तैयार करने की ताकत रखता है वह है महाराणा लाखा। अर्थात अभय सिंह यहाँ पे महाराणा लाखा की प्रशंसा करते हैं कि महाराणा लाखा में वो ताकत है कि सारे राज्यों को वो एक साथ बांध सकते हैं। लेकिन राव हेमू इस पर जवाब देते हैं और उनका जवाब बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, जो आपको एक्सट्रैक्ट में भी आता है और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। ताकत की बात छोड़ो अभय सिंह, प्रत्येक राजपूत को अपनी ताकत पर नाज है, मतलब गर्व है। इतने बड़े दंभ को मेवाड़ अपने प्राणों में आश्रय ना दे, मतलब इतना बड़ा घमंड मेवाड़ अपने ऊपर ना करे, इसी में उसका कल्याण है। रह गई बात एक माला में गूंथने की, सो वह माला तो बनी है, हाँ उस माला को तोड़ने का श्री गणेश हो गया है। श्री गणेश होना मतलब बच्चों शुभारंभ होना। आपको ये सवाल किया जाता है श्री गणेश होना का अर्थ लिखते हुए बताइए कि यहाँ किस बात का श्री गणेश हो रहा है बच्चों? तो यहाँ पे बच्चों श्री गणेश होना का मतलब क्या है कि शुभारंभ होना, किसी बात की शुरुआत होना। तो किस बात का शुभारंभ हो रहा है बच्चों? तो राजपूतों की जो एकता रूपी माला बनी हुई है, उस माला को तोड़ने का शुभारंभ हो चुका है। और किसकी वजह से हो चुका है बच्चों? महाराणा लाखा के अधीनता के संदेश की वजह से।
तो अभय सिंह इस पर जवाब क्या देते हैं बच्चों, किंतु अनुशासन मतलब डिसिप्लिन, अनुशासन का अभाव हमारे देश के टुकड़े किए हुए है। राव हेमू क्या बोलते हैं इस पर बच्चों, प्रेम का अनुशासन मानने को हाड़ावन सदा तैयार है, लेकिन शक्ति का नहीं। मतलब आप प्रेम से हमें जो भी कहेंगे, जो भी आपकी आज्ञा होगी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन ताकत की भाषा हम स्वीकार नहीं करेंगे। मेवाड़ के महाराणा को यदि अपने ही जाति भाइयों पर अपनी तलवारें आजमाने की इच्छा हुई है तो उससे उन्हें नहीं रोक सकता। बूंदी स्वतंत्र राज्य और स्वतंत्र रहकर वह महाराणाओं का आदर कर सकता है, अधीन होकर किसी की सेवा करना पसंद नहीं करता। अर्थात राव हेमू के इस वाक्य से या फिर इस संवाद से हमें पता चलता है कि राव हेमू प्रेम से रहने के लिए तो तैयार है, किंतु किसी के अधीन होकर वो रहने के लिए तैयार नहीं है। अर्थात इससे हमें क्या पता चलता है कि महाराणा लाखा द्वारा भेजा गया जो संदेश है, अधीनता का संदेश है, वो राव हेमू ने स्वीकार नहीं किया। तो अभय सिंह जी कहते हैं तो मैं जाऊं, तो राव हेमू कहते हैं आपकी इच्छा। अर्थात बच्चों पहले सीन में, पहले दृश्य में आपको जो महाराणा लाखा और राव हेमू के बारे में आपको पता चलता है, काफी सारे बच्चों को ये भ्रम हो जाता है कि यहाँ पे महाराणा लाखा विलन है या फिर जो राव हेमू है वो एक नायक के रूप में है। तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों, महाराणा लाखा का भी मानना यह है कि हम सब एकत्रित रहेंगे, एक अगर अनुशासन में रहेंगे तो हम विदेशियों का या फिर जो हमारे जो शत्रु पक्ष है वो जो हम पर आक्रमण करते हैं तो उसका एक साथ मिलकर सामना कर सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा सबकी अपनी अपनी अलग अलग मानसिकता होती है बच्चों। एक चीज को महाराणा लाखा अपने तरीके से सोच रहे हैं और यहाँ राव हेमू की अपनी सोच है, ठीक है। तो इस तरह से पहले सीन में महत्वपूर्ण कौन सी बात है कि महाराणा लाखा ने अपने सेनापति अभय सिंह द्वारा राव हेमू को अधीनता का संदेश भेजा, जो राव हेमू ने स्वीकार नहीं किया, और न करने के पीछे क्या कारण था वो हमें बीच में बताया है, ठीक है। अभी दूसरे दृश्य पर जाएंगे बच्चों। दूसरा दृश्य क्या है बच्चों, दूसरा दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दो बच्चों। दूसरे दृश्य में हम देखते हैं कि पहले दृश्य में हमने बूंदी का दुर्ग देखा, बूंदी का गढ़ देखा। अभी दूसरे दृश्य में उसकी कहानी पहले समझाती हूँ कि दूसरे दृश्य में है महाराणा लाखा का अपने महल में है, वो चित्तौड़ के राजमहल में है, ठीक है। वो बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में अपने कक्ष में घूम रहे हैं। तो चिंतित और व्यथित होने का कारण क्या है बच्चों, तो क्या हुआ था कि बूंदी और मेवाड़ का युद्ध हुआ था। कहाँ पे बच्चों, नीमरा के मैदान में। कहाँ, नीमरा, ये युद्ध स्थल एक नीमरा के मैदान में क्या हुआ था, बूंदी और मेवाड़ का युद्ध हुआ था। उस युद्ध के दौरान क्या हुआ था बच्चों, बूंदी के सैनिकों ने, किस में हुआ था समझ में आया बच्चों, बूंदी और मेवाड़, ठीक है ना। तो बूंदी के सैनिकों ने मेवाड़ के सैनिकों पर रात में अचानक हमला कर दिया, जिसके कारण मेवाड़ की सेना भाग खड़ी हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी मेवाड़ के महाराणा लाखा बूंदी के सैनिकों से या फिर बूंदी के राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, अर्थात उनका सामना करना चाहते थे। लेकिन मेवाड़ के जो अभय सिंह सेनापति है वो महाराणा लाखा को युद्ध भूमि से खींच लाते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति बच्चों कितनी देर तक इतनी बड़ी सेना के सामने टिक सकते हैं। तो इसीलिए महाराणा लाखा को युद्ध भूमि से खींच लाते हैं। यही बात महाराणा लाखा को क्या करती है बच्चों, घायल करती है। घायल करती है मतलब क्या, कि उनके हृदय को पीड़ा पहुंचा रही है, क्योंकि बच्चों महाराणा लाखा एक राजपूत है, और राजपूत कैसे होते हैं, युद्ध भूमि में या लड़ते हैं, लड़ते लड़ते वो मरना स्वीकार करेंगे, मृत्यु उनको स्वीकार है, किंतु युद्ध भूमि से पीड़ दिखाकर भागना उनको स्वीकार नहीं। और महाराणा लाखा के साथ तो यही हुआ था कि युद्ध भूमि से उनको पीठ दिखाकर भागना पड़ा था, ठीक है ना। और यही कारण है कि महाराणा लाखा अपने ऊपर बहुत क्रोधित है,
और उनको क्या लग रहा है कि उन्होंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास पर कलंक का टीका लगा दिया। यहाँ पे दो नाम मेंशन किए हैं बच्चों, सिसोदिया वंश के या फिर महाराणा लाखा के वंश के दो व्यक्तियों के नाम यहाँ पे मेंशन किए हैं, उनके नाम मत भूलना बच्चों। महाराणा लाखा क्या कहते हैं कि जिनकी धमनियों मतलब क्या बच्चों, नसों में, जिनकी नसों में वीरवर हम्मीर और बप्पा रावल जैसे महान वीरों का खून दौड़ रहा है, वो अपने प्राणों के भय से भाग जाए, ये कैसे संभव है? ठीक है ना, क्योंकि महाराणा लाखा तो युद्ध भूमि से, निमरा के युद्ध भूमि से भाग आए थे। अभी अभय सिंह ने बलपूर्वक उनको लेकर आए थे, वो अलग बात, लेकिन महाराणा लाखा आए तो थे पीठ दिखाकर। इस कारण वो अपने आप को दोषी मान रहे हैं और यही कारण है कि वो दरबार वासियों के सामने भी नहीं जाना चाहते। तभी अभय सिंह उनके सामने आते हैं, उनके पक्ष में आते हैं और उनको पूछते हैं कि सभी दरबार निवासी आपकी राह देख रहे हैं, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? सभी सभासद आपकी राह देख रहे हैं। लेकिन महाराणा लाखा अपने हृदय की पीड़ा जब अभय सिंह को बताते हैं तो अभय सिंह कहता है कि इसमें आपका क्या दोष है? ये तो बूंदी के सैनिकों ने रात में अचानक हमला कर दिया, इस वजह से हमारी सेना भाग गई, आप तो फिर भी लड़ना चाहते थे। ये तो मैं ही हूँ या हम लोग है कि आपको युद्ध भूमि से खींच लाए। ठीक है ना, तो ये बात बताने के पश्चात भी महाराणा लाखा का क्रोध या फिर उनकी पीड़ा शांत नहीं होती और वो क्रोधवश बच्चों प्रतिज्ञा क्या लेते हैं कि जब तक बूंदी के दुर्ग में वो ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, ससैन्य मतलब सैनिकों के साथ ससैन्य प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। अभी ये प्रतिज्ञा अभय सिंह जी जब सुनते हैं तो उन्हें बहुत मतलब डर तो नहीं लगता बच्चों, क्योंकि उनको पता है महाराणा लाखा उतने वीर है कि उनको हरा सकते हैं। लेकिन अन्न जल ग्रहण न करना ये कोई छोटी प्रतिज्ञा तो नहीं, ये भीषण प्रतिज्ञा। और ये भीषण प्रतिज्ञा सुनकर अभय सिंह अपने तरीके से महाराणा लाखा को समझाने का प्रयास करते हैं कि अरे इतनी भीषण प्रतिज्ञा आप न ले, छोटा सा बूंदी राज्य, क्योंकि मेवाड़ के सामने बूंदी राज्य बच्चों बहुत बड़ा ऐसा राज्य नहीं है, तो छोटे से बूंदी राज्य को अधीन करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा क्यों? और ये तक यहाँ पे बच्चों अभय सिंह के मुख से हाड़ा वंश की वीरता के बारे में भी हमें पता चलता है कि वो स्वयं बोलते हैं अभय सिंह जी कि वो लड़ने में किसी से नहीं डरते, मतलब लड़ने में यम से भी नहीं डरते, वो कितने वीर है। अंतिम विजय हमारी होगी ये हमें पता है, लेकिन इसमें कितने दिन निकल जाएंगे वो हमें नहीं पता, इसीलिए ऐसी प्रतिज्ञा आप ना करें। इस प्रकार के बहुत सी बातें अभय सिंह जी महाराणा लाखा को बताते हुए अपने प्रतिज्ञा पीछे लेने के लिए कहते हैं। लेकिन महाराणा लाखा के लिए बच्चों प्राणों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण उनके वचन हैं। वो कहते हैं ना कि जब तरकस से निकलकर तीर जो है कमान पर चढ़कर छूट जाता है तो वो वापस नहीं आता। इस प्रकार महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वो वापस नहीं आएगी। और इस प्रकार बच्चों दूसरे सीन में हम देखते हैं कि महाराणा लाखा बूंदी पर आक्रमण के लिए वो तैयारी करना चाहते हैं। उतने में बच्चों चारनी का प्रवेश होता है। चारनी याद है ना, जो महाराणा लाखा के दरबार की एक गायिका है, लेकिन वो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई दिखाई देती है बच्चों। चारनी आती है, चारनी गीत गाते हुए आती है। उसके गीत के बोल बहुत सुंदर थे बच्चों, उसके गीत के बोलों का मीनिंग जो अर्थ है वो भी बहुत सुंदर था। तो वो क्या था बच्चों पता है? ये सागर से रत्न निकाले, युग युग से गए संभाले, इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मत माला। और ये सागर के रत्न किसे कहती है बच्चों पता है? ये सारे राजपूतों को कहती है। ये छाती में छेद कराकर एक हुए है हृदय मिलाकर, इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मत माला। उसके गीत से हमें ये पता चलता है कि बच्चों वो सारे राजपूतों को एकता की श्रृंखला में बांधने का प्रयास करती है। वो राजपूतों को एक साथ देखना चाहती है, उनमें कोई भी मनमुटाव कड़वाहट नहीं देख पाती। ये गाते गाते ही उसका प्रवेश होता है और तब महाराणा लाखा उससे पूछते हैं कि अरे
तुम जो गा रही थी पूरे राजस्थान को एकता की श्रृंखला में बांधने का संदेश दे रही थी, लेकिन मैं तो इस श्रृंखला मतलब चैन होता है बच्चों, ठीक है, उसको तोड़ने जा रहा हूँ। चांदनी समझ जाती है, क्योंकि बूंदी और मेवाड़ के युद्ध से कोई अनभिज्ञ तो नहीं था बच्चों, सभी को ज्ञात था कि क्या चल रहा है। चांदनी समझ जाती है कि ये बूंदी की ही बात कर रहे हैं, तो उनको समझाने का प्रयास करती है कि नहीं, हम अपने ही मैं ऐसा विध्वंस नहीं होने दूंगी, अपने ही जात भाइयों पर आप तलवारें ना उठाइए, ऐसे वो समझाने का प्रयास करती है। लेकिन अभय सिंह जी चांदनी को बताते हैं कि महाराणा ने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है, लेकिन उसमें भी बच्चों चांदनी बीच बचाव करते हुए सुझाव देती है महाराणा लाखा को कि आप एक काम कीजिए, आपकी प्रतिज्ञा तो पूरी होनी चाहिए, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे कि वन प्रदेश में जो नकली बूंदी का दुर्ग बनाएंगे, उस नकली बूंदी के दुर्ग पर आप आक्रमण कीजिए, उसको मिट्टी में मिला दीजिए और फिर आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दीजिए। और महाराणा लाखा चांदनी का सम्मान करते ही थे बच्चों, तो उसके जो उसके द्वारा जो दिया गया सुझाव है उसको स्वीकार भी करते हैं। लेकिन महाराणा लाखा ये भी कहते हैं कि बूंदी को उनकी धृष्टता का दंड मैं अवश्य दूंगा। इस प्रकार बच्चों आपका सेकंड सीन जो है वो खत्म हो जाता है। सेकंड सीन में बहुत सारी बातें ऐसी है बच्चों जो आपको परीक्षा में पूछी जा सकती है, सो इसलिए रीडिंग पर बच्चों प्लीज ध्यान दो। दूसरा दृश्य, स्थान चित्तौड़ का राजमहल। महाराणा लाखा बहुत चिंतित और व्यथित अवस्था में टहल रहे हैं। फर्स्ट जो है बच्चों, ये एक्सट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ पे मार्क करके रख रही हूँ, ध्यान दो। मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास में मैंने कलंक का टीका लगाया है। इस बार मुट्ठी भर हाड़ाओं ने हम लोगों को जिस प्रकार पराजित और विफल किया, उसमें मेवाड़ के आत्म गौरव को कितनी ठेस पहुंची, यह मेरा हृदय जानता है। अभी महाराणा लाखा अपने कक्ष में बच्चों ये बातें अपने आप से कर रहे हैं, यहाँ पे अभय सिंह जी नहीं है। जब आपको ये सवाल एक्सट्रैक्ट आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि अगर वक्ता पूछा जाएगा तो आप लिख सकते हो महाराणा लाखा, लेकिन यहाँ पे श्रोता अभय सिंह जी नहीं है, वह स्वयं से बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि महाराणा लाखा अपने मतलब वो बहुत क्रोधित है, चिंतित है, व्यथित है, और वो सोच रहे हैं कि मैंने मेवाड़ के गौरवपूर्ण इतिहास पर कलंक का टीका लगा दिया और मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किस प्रकार हमें विफल किया है, किस प्रकार हराया है, जिसकी वजह से मेवाड़ के आत्म गौरव को ठेस पहुंची है। उसी समय बच्चों अभय सिंह का प्रवेश होता है और वो महाराणा लाखा को अभिवादन करता है। अभय सिंह जी पहले ही महाराणा लाखा को सवाल करते हैं कि महाराणा जी, दरबार के सभासद आपके दर्शन पाने को उत्सुक है, तो यहाँ पे आपका सवाल आएगा बच्चों कि महाराणा लाखा दरबार में क्यों नहीं जाना चाहते। तो महाराणा लाखा इसका जवाब देते हैं बच्चों, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेनापति अभय सिंह जी, आज मैं दरबार में नहीं जाऊंगा। आप जानते हैं कि जब से हमें नीमरा के मैदान में बूंदी के राव हेमू से पराजित होकर भागना पड़ा, मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। बप्पा रावल, ये दोनों का नाम बच्चों प्लीज याद रखो। बप्पा रावल, वीरभर हमीर का रक्त जिसकी धमनियों में मतलब जिनकी नसों में बह रहा हो, वह प्राणों के भय से भाग जाए, यह कितने कलंक की बात है। मतलब वो दरबार में क्यों नहीं जाना चाहते, वो अपने आप को इस प्रकार दोषी मान रहे हैं बच्चों। तो ये आपको पूरा बच्चों लिखना पड़ेगा, सो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभय सिंह जी हार का कारण क्या बताते हैं, ये अभय सिंह जी हार का कारण बताते हैं कि क्यों हार गए हम लोग, क्यों आपको युद्ध भूमि से भागना पड़ा, इसका कारण बताते हैं। किंतु जरा से मात के लिए आप इतना शोक क्यों करते हैं महाराणा? हाड़ाओं ने रात के समय अचानक हमारे शिविर पर आक्रमण कर दिया। आकस्मिक धावे से घबराकर हमारे सैनिक भाग खड़े हुए। आप तो तब भी प्राणों पर खेलकर राव हेमू से लोहा लेना चाहते थे, मतलब उनका सामना करना चाहते थे, किंतु हम ही लोग आपको वहां से खींच लाए। इसमें आपका क्या अपराध?
इसमें मेवाड़ के गौरव में कमी आने का कौन सा कारण है? लेकिन महाराणा लाखा इसमें क्या कहते हैं देखो, जिनकी खाल मोटी होती है उनके लिए किसी भी बात में कोई भी अपयश या कलंक या अपमान का कारण नहीं होता। अभी जिनकी खाल मोटी होती है अर्थात बच्चों, जिनको जैसे हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में बोला जाए कि कितनी भी बड़ी बात हो, अगर वो उस बात का हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा अपमान हो जाए, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। किंतु जिन लोगों के लिए अपना सम्मान अपने प्राणों से बढ़कर है, ठीक है ना, उनके लिए यह लज्जा करने वाली बात है, लज्जित बात है। देखो क्या कहते हैं, किंतु जो आन मतलब अपने सम्मान को प्राणों से बढ़कर समझते आए हैं, वे पराजय का मुख देखकर भी जीवित रहे। ये कैसी उपहासजनक बात है, मतलब ये एक हंसी की बात है। सुनो अभय सिंह जी, मैं अपने मस्तक के इस कलम के टीके को धो डालना चाहता हूँ। अभी महाराणा लाखा जो अंतिम वाक्य कहते हैं ना कि मस्तक के कलम के टीके को धो डालना चाहता हूँ, तो अभय सिंह जी को लगता है कि अभी ये युद्ध की बात करेंगे और इसीलिए अभय सिंह जी क्या कहते हैं देखो, मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर अपने प्राणों की बलि देने के लिए प्रस्तुत है। अर्थात मेवाड़ के सैनिक आपकी आज्ञा पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो अब महाराणा लाखा अपनी प्रतिज्ञा कहते हैं कि वो क्या प्रतिज्ञा लेते हैं। ये प्रतिज्ञा बच्चों याद रखो, देखो मैंने लिखा है, उनके पौरुष की परीक्षा का दिन आ पहुंचा है। पौरुष मतलब उनकी वीरता। महारावल, यहाँ अंडरलाइन करो बच्चों, यहाँ से आपकी प्रतिज्ञा है, जैसे कि तैसे लिखनी पड़ेगी आपको। महारावल बप्पा का वंशज मैं लाखा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक बूंदी के दुर्ग में ससैन्य प्रवेश नहीं करूंगा, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। समझ में आया बच्चों? अर्थात वो बूंदी के दुर्ग को क्या करना चाहते हैं, उस पर मेवाड़ की पताका फहराना चाहते हैं, सैनिकों के साथ प्रवेश करना चाहते हैं, ठीक है ना, और विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अभी अभय सिंह जी का इस पर रिएक्शन क्या है, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सवाल कभी कभी बच्चों ये भी आता है कि महाराणा की प्रतिज्ञा सुनकर अभय सिंह जी की प्रतिक्रिया क्या हुई। महाराणा, छोटे से बूंदी दुर्ग को विजय करने के लिए इतनी बड़ी प्रतिज्ञा करने की क्या आवश्यकता है? बूंदी को उनकी धृष्टता के लिए दंड दिया ही जाएगा, लेकिन हाड़ा लोग, यहाँ अंडरलाइन करो बच्चों, हाड़ा लोगों की या फिर हाड़ा सैनिकों की वीरता के बारे में है। हाड़ा लोग कितने वीर हैं, युद्ध करने में वे यम से भी नहीं डरते। इसमें संदेह नहीं कि अंतिम विजय हमारी होगी, किंतु यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि इसमें कितने दिन लग जाएंगे। इसीलिए ऐसी भीषण प्रतिज्ञा आप न करें। लेकिन महाराणा लाखा बच्चों, प्रतिज्ञा उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या कहते हैं देखो, आप क्या कहते हैं सेनापति, क्या कभी सुना है कि सूर्यवंश में पैदा होने वाले पुरुष ने अपनी प्रतिज्ञा को वापस लिया हो? प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात यहाँ पे महाराणा लाखा कहना चाहते हैं कि हमारे लिए हमारे प्राणों से भी बढ़कर हमारे वचनों का महत्व है। यह हमारे जीवन का मूल मंत्र है। जो तीर, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बच्चों कि जो तीर तरकश से निकलकर, तरकश मतलब बच्चों पता है ना, जहाँ पे ऐसे पीछे बाण रखने के लिए, एरोज रखने के लिए होता है ना, उसे तरकश कहते हैं, कि जो तीर तरकश से निकलकर कमान पर चढ़कर छूट गया उसे बीच में नहीं लौटाया जा सकता। मेरी प्रतिज्ञा कठिनाई से पूरी होगी, यह मैं जानता हूँ, और इस बात की हाल ही के युद्ध में पुष्टि हो चुकी है। मतलब यह बात हाल ही के, मतलब जो निमरा के मैदान में युद्ध हुआ था, उस युद्ध में पता चल ही गया है महाराणा लाखा को कि आसानी से उनको बूंदी के सैनिकों से क्या विजय प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि इस बात की हाल ही के युद्ध में पुष्टि हो चुकी है कि हाड़ा जाति वीरता में हम लोगों से किसी प्रकार हीन नहीं है। फिर भी महाराणा लाखा की प्रतिज्ञा वास्तव में प्रतिज्ञा है, वह पूर्ण होनी ही चाहिए। ठीक है, उतने में बच्चों नेपथ्य मतलब बैकग्राउंड में गाना सुनाई देता है, अर्थात चारनी गाते गाते आती है। तो ये गाना क्या है देखो बच्चों,
ये सागर से रत्न निकाले, युग से गए संभाले। मतलब ये सब राजपूत जो है सागर के रत्नों की भांति है, जो युगों युगों से संभाले हुए हैं, अर्थात एक है। इनसे दुनिया में उजियाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। मतलब इन्हीं सभी से, किसी एक से नहीं बच्चों, इन सभी से दुनिया में उजियाला है। एकता रूपी माला है ये, एकता रूपी माला में गूंथे हुए है। इनकी माला हमें नहीं तोड़नी है। ये छाती में छेद कराकर एक हुए है हृदय मिलाकर। इनमें व्यर्थ भेद क्यों डाला, तोड़ मोतियों की मतमाला। अर्थात इस प्रकार का एकता का संदेश देते देते, गाते गाते ही चारणी का प्रवेश होता है। तो महाराणा लाखा उसका गीत सुनते हुए उसे क्या कहते हैं, देखो। तुम कुछ गा रही थी चारनी, तुम संपूर्ण राजस्थान को एकता के श्रृंखला में बांधकर देश की स्वाधीनता के लिए कुछ करने का आदेश दे रही थी, किंतु मैं तो उस श्रृंखला को तोड़ने जा रहा हूँ। श्रृंखला मतलब जो एक चैन होता है, मतलब जस्ट लाइक मैंने अभी मोतियों की माला का ये बताया ना, तो इस प्रकार एक श्रृंखला कि उसको वो तोड़ने जा रहे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। दो जातियों में जानी दुश्मनी पैदा करने जा रहा हूँ। चारनी तुरंत समझ जाती है बच्चों कि ये बूंदी की बात कर रहे हैं। यहाँ आप क्या कहते हैं महाराणा, आपके विवेक पर सबको विश्वास है। मैं आपसे निवेदन करने आई हूँ कि यद्यपि समय के फेर से हाड़ा शक्ति और साधनों में मेवाड़ के उन्नत राज्य से छोटे हैं, फिर भी वे वीर है। यहाँ थोड़ा सा सेंटेंस गड़बड़ा गया है बच्चों। इसका मतलब यह है कि भले ही हाड़ा शक्ति या बूंदी मेवाड़ से वो छोटे हैं, किंतु फिर भी, मतलब बूंदी बहुत बड़ा राज्य नहीं है बच्चों, बूंदी एक छोटा राज्य है, लेकिन वो कहती है कि वो फिर भी वीर है। मेवाड़ को उसकी विपत्ति के दिनों में, मतलब उनके संकट के दिनों में उन्होंने हमेशा सहायता की है, सहायता देते रहे हैं। यदि उनसे कोई धृष्टता बन पड़ी हो तो महाराणा उसे भूल जाए और राजपूत शक्तियों में स्नेह का संबंध बनाए रखे। अर्थात बच्चे देखो ना, चारनी का हर एक शब्द हमें क्या सा दिखाई देता है, वो यही करने का प्रयास करती है कि वो राजपूतों में बिल्कुल भी कड़वाहट जो है वो ना बनी रहे, उनकी एकता बनी रहे। ठीक है ना, इसके लिए वो प्रयासरत है। इस पर महाराणा कहते हैं, चारनी तुम बहुत देर आई, मतलब चारनी तुमने बहुत देर कर दी। तब अभय सिंह जी बच्चों चारनी को बताते हैं कि उनकी महाराणा ने क्या प्रतिज्ञा ली है। अभय सिंह, चारनी, महाराणा ने प्रतिज्ञा की है कि जब तक वे बूंदी के गढ़ को जीत न ले, अन्न जल ग्रहण न करेंगे। चारनी जो बच्चों कहती है संवाद, वो एक्स्ट्रा के लिए इम्पोर्टेंट है। दुर्भाग्य महाराणा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। देश का कोई शुभ चिंतक इस विद्वेष की आग को फैलने देना पसंद नहीं कर सकता, किंतु महाराणा की प्रतिज्ञा तो पूरी होनी ही चाहिए, ऐसा अभय सिंह जी कहते हैं। ठीक है, तो इस पर बच्चों चारनी बहुत सुंदर तरीके से क्या करती है, देखो जवाब देती है। चारनी कहती है कि इसका उपाय मैं क्या बताऊं, वह यही कि सॉरी, चारनी क्या कहती है देखो बच्चों, उसका एक ही उपाय है, वह यह कि बूंदी का एक नकली दुर्ग बनाया जाए। महाराणा उसका विध्वंस करके, मतलब उसको नष्ट करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ले। महाराणा, क्या आपको मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? तो ये बात याद रखो हाँ बच्चों, ये आपको सवाल पूछा जाता है कि चारनी महाराणा लाखा को प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए क्या सुझाव देती है या क्या प्रस्ताव रखती है, और महाराणा लाखा क्या उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। तो महाराणा लाखा क्या कहते हैं बच्चों, अच्छा अभी तो मैं नकली दुर्ग बनाकर उसका विध्वंस करके अपने व्रत का पालन करूंगा, किंतु हाड़ाओं को उनकी उदंडता का दंड दिए बिना मेरे मन को संतोष न होगा। सेनापति नकली दुर्ग बनवाने का प्रबंध करे, और इस प्रकार बच्चों सभी लोग चले जाते हैं। ठीक है ना, सभी लोग चले जाते हैं, और चारनी की वजह से महाराणा लाखा असल में बूंदी पर आक्रमण नहीं करते। हाँ, नकली दुर्ग बनाया जाता है, लेकिन उसके पश्चात क्या होता है वो हम तीसरे सीन में देखेंगे, जो बहुत महत्वपूर्ण है।
तो दूसरे सीन में, दूसरे दृश्य में हमारे लिए महत्वपूर्ण कौन कौन सी बातें हैं समझ में आई बच्चों? सबसे पहले है महाराणा लाखा किस प्रकार अपने आप को दोष दे रहे हैं, दरबार में क्यों नहीं जाना चाहते। अभय सिंह जी जब उन्हें किस प्रकार उन्हें समझाते हैं, लेकिन समझाने के पश्चात महाराणा लाखा किस प्रकार प्रतिज्ञा लेते हैं और फिर चारनी उस प्रतिज्ञा को पूरी करने का क्या प्रस्ताव रखती है। तो इस वजह से बच्चों आपका दूसरा दृश्य बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी के अन्य 2 दृश्य है वो दूसरे पार्ट में हम देखेंगे। आशा है आपको ये समझ में आया होगा।